सीमा आखिर तुम क्यों हार गईं? दिल को दहला देने वाली इमोशनल कहानी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। सीमा मेरे बचपन की दोस्त थी। कक्षा 6 से बीए तक हम एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़े थे। कस्बे के एकमात्र कॉलेज में पढ़ने के लिए वह मीलों दूर अपने गांव से आती थी। कस्बे में घर होने के कारण मैं आने जाने की परेशानी से मुक्त थी। वह इसे मेरा भाग्य कहती। वह घोर भाग्यवादी थी। उसके अलावा मेरी एक और दोस्त रागिनी भी थी। वह दूसरे गांव से आती पर जमींदार परिवार की होने के कारण उसके पास आने जाने के साधन थे। बाद में वह साइकिल से आने जाने लगी। उसके पिता हमारे कॉलेज में ही लेक्चर टीचर थे। सीमा के चाचा भी कॉलेज में प्रवक्ता थे, पर उसके पिताजी अमीरों के घर पूजा पाठ कराने का काम करते थे। 3 भाई और 3 बहनों वाले उसके परिवार में कुल 7 लोग थे और कमाई नाम मात्र की। खेती बाड़ी और चाचा जी की मदद से ही किसी तरह बच्चों की शिक्षा में परवरिश हो रही थी। बड़े भाई एमए करके बेरोजगार थे, साथ ही उनकी शादी भी हो गई थी। उसकी माँ बहुत दुखी रहा करती थी क्योंकि उसके पिता अपनी जिम्मेदारियों को लेकर सीरियस नहीं थे। सीमा खुद को अभागी कहती थी। मैं उसे समझाती, कॉलेज के दिन भरपूर ऊर्जा और उमंग और सुनहरे सपनों के दिन होते हैं। हम तीनों ही पढ़ाई में होशियार थे, इसीलिए अध्यापकों के प्रिय थे। रागिनी और मैं दोनों शरारती भी कम नहीं थे। हर बात पर हंसते खिलखिलाते, पर सीमा अक्सर उदास रहती। वह हमेशा बड़ी बूढ़ियों की तरह बात करती। हम उसके दुख की तह तक नहीं पहुंच पाते थे। तीनों का एक दूसरे के घर आना जाना भी खूब होता। एक दूसरे के घर रुक भी जाते। सीमा के भाई के गोने में हम 2 दिन उसके गांव में रुक गए थे। घर में गरीबी साफ दिख रही थी। रागिनी के गांव में मुझे जो मज़ा मिलता था वह सीमा के गांव में नहीं मिलता था। रागिनी के घर जाते हुए हम उसके खेतों से ढेर सारे मटर तोड़ कर ले जाते और उसकी स्वादिष्ट घुघरी चख कर खाते। उसके बाग में बड़हर फल से आम, जामुन, लीची के बहुत सारे पेड़ थे। हम पूरे दिन बाग में घूमते और फल तोड़कर खाते। एक नदी भी थी जिसके किनारे एक नाव लगी रहती। हम नाव में बैठकर थोड़ी दूर सैर भी करते। कभी कभी हम झगड़ा भी कर लेते और कई दिन तक एक दूसरे से रूठे रहते। यह सब कुछ हाई स्कूल के बाद छूट गया। बड़ी हो गई हो कहकर दोस्तों के गांव में रुकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, पर दिन में हम एक दूसरे के घर आते जाते रहे। हाई स्कूल में हम तीनों ने खूब मेहनत की। मैंने कॉलेज टॉप किया। रागिनी भी प्रथम श्रेणी ले आई, पर सीमा मात्र 8 नंबर से प्रथम नहीं आ पाई। वह खूब रोई और खुद को अभागी कहने लगी। इंटरमीडिएट में भी यही क्रम रहा। वह और दुखी हो गई। बीए में तीनों के बीच फिर प्रतिस्पर्धा थी, पर अब मेरे घर की परिस्थितियां मुझे परेशान कर रही थीं। पिताजी बीमार हो गए थे। छोटी सी चाय की दुकान से 7 भाई बहनों की पढ़ाई और खाना खर्चा चलाना मुश्किल था। इसीलिए मेरी पढ़ाई छुड़वाने की बात हो रही थी, पर मैं पढ़ाई छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। सीमा के भाई की नौकरी अभी तक नहीं लगी थी, जबकि वह 2 बच्चियों का पिता बन चुका था। रागिनी अब भी हमसे बेहतर स्थिति में थी। सीमा और मुझमें बस यह अंतर था कि मैं उसकी तरह हार मानकर भाग्य को नहीं कोसती थी। संघर्षों में मेरा विश्वास था, पर सीमा हर बात में भाग्य को कोसती और हार मानकर बैठ जाती थी। हमारी परीक्षाएं निकट थीं। हम जी जान से अपनी पढ़ाई करने लगे। परीक्षा समाप्त कर मैं नानी के घर चली गई। रिजल्ट निकला। इस बार सीमा ने बाजी मार ली थी। उसके नंबर हम दोनों से ऊपर थे, पर इस खुशी को देखने सुनने के लिए सीमा नहीं थी। नानी के घर से लौटने के बाद यह दुखद खबर मुझे मिली कि सीमा ने आत्मघात कर ली है। वह अपने गांव के समीप बहने वाली नहर में कूद गई थी। उसकी लाश गांव से मीलों दूर नहर में एक जगह फंसी मिली थी। खबर पाकर उसके पिता और भाई गए, पर उसे घर नहीं लाए, बल्कि जिस मोड़ पर उसकी लाश अवरुद्ध हुई थी वह रास्ता खोलकर उसे नहर में आगे बहा दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सीमा के लंबे घने केस पानी की सतह पर लहरा रहे थे। लग रहा था जैसे कोई जलपरी तैर रही है। थी विवाह बहुत ही सुंदर, घोर वर्ण, लंबे केस के साथ बड़ी बड़ी आंखें और सुंदर सुडौल शरीर। हम उसे हेमा मालिनी कहकर छेड़ते थे। जवान लड़की की असामयिक मृत्यु पर अफवाहें भी बहुत उड़ाई जाती हैं। एक अफवाह यह थी कि सीमा का किसी अधिकारी के घर आना जाना हो गया था, उसने उसके साथ कुछ बुरा कर दिया। दूसरी अफवाह थी कि प्रेम में उसे असफलता मिली, प्रेमी द्वारा शादी से इनकार से वह टूट गई थी।
इसीलिए उसने अपनी जान दे दी। तीसरी अफवाह यह कि वह किसी के साथ कहीं चली गई है और जिंदा है, पर घर वालों ने उसे मरा घोषित कर दिया। ऊंची जाति की नाक का प्रश्न जो था, पर इन अफवाहों को मैंने सिरे से खारिज कर दिया। मुझे सीमा पर खुद से ज़्यादा विश्वास था। मैंने सबसे कहा कि एक बार मैं गलत हो सकती हूँ, पर सीमा नहीं। वह भावुक थी, आत्महत्या की कायरता कर सकती थी, पर प्रेम, प्यार या व्यभिचार नहीं। मेरे मन में यह कसक थी कि उन दिनों में उसके साथ क्यों नहीं थी। होती तो हमेशा की तरह उसे डिप्रेशन से निकाल ले जाती। आखिर चंद दिनों में ही उसके साथ ऐसा क्या हो गया था कि उसने ऐसा कदम उठा लिया था। परीक्षा की तैयारी के समय उसने यह तो बताया था कि चाचा जी ने ज़मीन जायदाद का बंटवारा कर लिया है। अब उसके घर खाने वाले अधिक हैं, कमाई का एक भी स्रोत नहीं। थोड़ी सी ज़मीन और पुराने घर का आधा हिस्सा। तब मैंने उसे समझाया था कि किसी तरह पेपर दे लो, रिजल्ट के बाद किसी नौकरी की तलाश की जाएगी। आखिरी पेपर देकर वह मेरे घर आई थी और खूब रोई थी कि उसके चाचा ने उससे छोटी अपनी बेटी का विवाह कर दिया है, जिससे गांव के लोग उसको संदेह की नज़र से देख रहे हैं कि बड़ी होकर विवाह कुंवारी क्यों है। एक जगह से विवाह का रिश्ता उसके लिए भी आया है, पर बिना दान दहेज के विवाह कैसे होगा। उसके पिताजी रात दिन उसे अभागी कह रहे हैं कि इसके विवाह के लिए खेत बेचना होगा और दूसरे बच्चे भूख से मरेंगे। वह नहीं चाहती कि उसके कारण उसके भाई बहन भूखे मरे, वह खुद मर जाना चाहती है। मैंने उसे समझाया, मूर्खतापूर्ण बातें ना सोचो, कुछ बोल्ड डिसीजन लो। अभी शादी ज़रूरी नहीं है, आगे पढ़ने के बारे में सोचो। तुम होनहार विद्यार्थी हो, कस्बे में एक स्कूल खुला है, मैं उसमें पढ़ाने की सोच रही हूँ। तुम भी कोशिश करो, आगे की पढ़ाई का खर्चा भी निकलेगा और आत्मनिर्भरता से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, परिवार वालों पर बोझ भी नहीं रहेंगे। पर वह राजी नहीं हुई, कहने लगी, गांव में मेरे इतना पढ़ने का ही विरोध होता है, मुझसे छोटी लड़कियों का विवाह हो गया है, बाहर रहकर नौकरी करना तो बदनामी का कारक बन जाएगा। तो क्या तुम यह सोचती हो कि कस्बे में लड़की की स्थिति बेहतर है? रोज लड़ना पड़ता है मुझे जीने के लिए। हाई स्कूल के बाद से ही मुझे पढ़ने के लिए जंग लड़ना पड़ा है। तुम तो पढ़े लिखे परिवार से हो, उच्च जाति की हो, पर मैं पिछड़ी जाति की वह लड़की हूँ जिसके पूरे खानदान में कोई हाई स्कूल पास भी नहीं है। सोचो, ऐसे लोग पढ़ाई व भी लड़की की को कितना महत्व देते होंगे। 8वीं कक्षा के बाद ही लड़की की शादी कर देने का रिवाज है हमारे बनिया समाज में, नहीं तो थू थू छी छी शुरू हो जाती है। ऐसे में भी मैं MA PhD करना चाहती हूँ, नौकरी करना चाहती हूँ, लेखिका बनना चाहती हूँ। आसान है क्या यह सब? पर मैं लड़ूंगी, भाग्य को कोस कर चुप नहीं बैठ जाऊंगी। ज़िंदगी हमें जो दे रही है उसी में से अपना प्राप्त खींचना होगा हमें। हम क्यों हार मान लें? हम कोई गलत काम तो कर नहीं रहे, पढ़ना ही तो चाहते हैं। तुम्हें हौसला करना ही होगा सीमा, पर मैं तुम्हारी तरह साहसी नहीं हूँ। मेरा भाग्य, प्लीज़ सीमा, अब भाग्य का नाम ना लेना। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुटज को पढ़ी हो ना, किस तरह वह पहाड़ की छाती को चीरकर अपनी जीवनी शक्ति ले लेता है और हमेशा हरा भरा रहता है। हम इंसान होकर भी क्या किसी कुटज वृक्ष से भी गए गुजरे हैं? सीमा मान गई थी, उसने लड़कर आगे बढ़ने का वादा किया था, पर कुछ दिन गांव में रहकर वह फिर जाने किन उलझनों का शिकार हो गई। पिता के तानों, भाई की बेरोजगारी, छोटे भाई बहनों के भविष्य और माँ का दुख। आखिर किस बात ने उसे इतना तोड़ दिया कि उसने हार मान ली? कितनी अजीब बात थी कि उसके मरने के कुछ दिन बाद ही उसका बेरोजगार भाई अधिकारी हो गया, उसके परिवार का कायाकल्प हो गया। वे गांव छोड़कर बड़े शहर के बड़े बंगले में रहने लगे। रुतबा, पैसा, गाड़ी क्या नहीं है आज उनके पास, बस सीमा नहीं है। मुझसे मिलते ही भाई आंखें चुराने लगता है, पिता बाहर चले जाते हैं, जैसे उनकी संप्रदा और प्रतिष्ठा में सीमा की याद भी दाग है। बस सीमा की माँ रोने लगती है कि आज उनकी बेटी भी मेरी इतनी ही होती। पढ़ाई के दिनों में मुझे अक्सर सीमा के सपने आते। PhD के दौरान वह भी फाइल लिए विश्वविद्यालय की सीढ़ियों पर दिखती और शिकायत करती, तुम पहले क्यों चली आई, मुझे साथ ले लेती। मैं खुशी से चीखती कि आँख खुल जाती। आज उम्र के चौथे दशक में सोचती हूँ कि तुम होती तो कैसी दिखती सीमा। हम मिलकर अपने पुराने दिन याद करते, एक दूसरे का दुख सुख बांटते, पर तुम नहीं हो। तुम जिंदगी से लड़ ना सकी। मुझे देखो, आज भी लड़ रही हूँ हर पल। तुम्हारा दुख मुझे आज भी सालता है। तुमने हार क्यों मान ली सीमा? कुछ दिन और सब्र कर लेती तो कम से कम आज जिंदा तो होती। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और हमारी इस कहानी को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली एक और ऐसी न्यू कहानी में।